यह जो है सो आप लोगों का बायोलॉजी का 13वां चैप्टर है, समझे। और इसमें ये चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जीव और समष्टियां। नहीं, यानी इसमें सबसे पहले पढ़ना है इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होता है? इसको पारिस्थितिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी। तो पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है एच रेटर, वैज्ञानिक हैं, ये साइंटिस्ट हैं। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है कौन किया था? एच रेटर। एच रेटर, एच रेटर। और अर्नेस्ट हैक्कल, अर्नेस्ट हैक्कल साहब जो है तो सबसे पहले इकोलॉजी की परिभाषा दिए थे, समझे। उसके बाद एक वैज्ञानिक ओडम साहब आए। ओडम, ओडम, ओडम साहब भी जो है से इकोलॉजी की परिभाषा दी। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था? एच रेटर, समझे। और एच हैक्कल साहब जो है, अर्नेस्ट हैक्कल साहब जो है, जो इकोलॉजी की परिभाषा दिए थे कि रिलेशन बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, सजीव और निर्जीव के संबंध को ही क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। उसके बाद ओडम साहब भी जो है एक परिभाषा दिए थे कि पारिस्थितिकी विज्ञान की वह शाखा है, जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सजीव और सजीव पर वातावरण के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। जितने भी वातावरण में जल है, हवा है, ताप है, प्रकाश है, उसका प्रभाव सजीवों पर, पेड़ पौधा, मनुष्य, जानवर, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, इस पर किस प्रकार पड़ता है, उसी का अध्ययन जो है तो क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। तो सबसे पहले हम लोग परिभाषा लिखेंगे पारिस्थितिकी की, कि पारिस्थितिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सजीव और निर्जीव के आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। चलिए, इसका एक दूसरा परिभाषा है ओडम के अनुसार कि पारिस्थितिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सजीव और वातावरण के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, ओडम के अनुसार। अब देखिए, पारिस्थितिकी हम जान गए। देखिए, ये और पारिस्थितिकी तो हम समझ लिए कि जीव और उसके वातावरण, निर्जीव के आपसी संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। और पारिस्थितिकी में क्या होता है कि जीव जो है सो निर्जीव से प्रभावित होता है। हमारे आसपास में अगर जल प्रदूषित हो गया तो सजीव प्रभावित होगा, वायु प्रदूषित हो गया तो सजीव प्रभावित हो गया, नहीं, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो सजीव प्रभावित होगा, होगा कि नहीं होगा? तो प्रत्येक जीव, सजीव और निर्जीव के बीच एक कड़ी से जुड़ा हुआ होता है। ये आहार श्रृंखला के रूप में हो, आहार जाल के रूप में हो, चाहे जैसे। अब देखिए, जीव जो है वह एक छोटा छोटा पारिस्थितिकी मिलकर के जो है एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करता है। हम लोग एक छोटा सा पारिस्थितिकी में ऐसा ऐसा बहुत सारा मिल गया तो ये एक पारिस्थितिक तंत्र बन जाता है। अब देखिए कि प्रत्येक जीव एक दूसरे से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है कि है, जुड़ा कि नहीं है ना। हम कल एक उदाहरण बताए थे ना कि गंगा यदि प्रदूषित होती है तो हम तो गंगा से बहुत दूर है, तो हम तो सोचेंगे कि कैसे प्रदूषित, वो प्रदूषण हमको कैसे प्रभावित करे। लेकिन यदि गंगा के मछली मार्केट में आकर बिकने आ जाए
और उसको जो जीव खाए, वो कोई जानवर मनुष्य खाए, तो वह प्रभावित होगा कि नहीं होगा? होगा ही होगा। तो प्रत्येक जीव, सजीव और निर्जीव के बीच प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ रहता है। अब जानना है कि पारिस्थितिकी जो होते हैं वह दो प्रकार के हैं। इसको हम मिटाते हैं। एक होता है ऑटो इकोलॉजी और दूसरा होता है सिंकोलॉजी। हाँ, इसको कहा जाता है स्वपारिस्थितिकी। इसको क्या कहा जाता है? स्वपारिस्थितिकी। और दूसरा होता है समुदाय पारिस्थितिकी। समुदाय पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी कितने प्रकार के? दो प्रकार के। स्वपारिस्थितिकी किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पर स्वपारिस्थितिकी किसे कहते हैं, पहले समझ लीजिए कि जब कोई एक जीव या उसी जाति के अनेक जीव, हम मनुष्य है ना, तो ये हम एक जीव है। मनुष्य, जितना मनुष्य सब एक प्रजाति हो गया, जाति हो गया। गाय है तो गाय एक जाति हो गया, भैंस है तो एक जाति हो गया, बकरी है तो एक जाति हो गया, समझ रहे ना? आम है तो एक प्रजाति हो गया, इमली है तो एक प्रजाति हो गया। कोई एक जीव या उसी जाति के अनेक जीवों का अध्ययन वातावरण के संबंधों के साथ करते हैं, उसी को कहा जाता है स्वपारिस्थितिकी। आई बात समझ में? इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं कि जब एक जीव या उससे संबंधित उसके जाति के प्रत्येक जीव और वातावरण के संबंधों के अध्ययन को स्वपारिस्थितिकी कहते हैं। जैसे कि यहाँ का वातावरण, ऑस्ट्रेलिया का वातावरण, अमेरिका का वातावरण, सबका अलग अलग है ना जी। तो वहां के एक जीव और उसके वातावरण, तो सब जीव सब वातावरण में नहीं रह सकता है क्या? तो मतलब कुछ जीव जो है सो इस वातावरण में रह सकते हैं, कुछ जीव, और कुछ जीव जो है इस वातावरण में नहीं रह सकते। तो उसके एक प्रजाति के अध्ययन उसके वातावरण के साथ करते हैं, तो उसको कहा जाता है स्वपारिस्थितिकी। जैसे कि हम मान लिया जाए कि एक गाय, जितने भी गाय हैं सब गाय, चाहे एगो गाय, और उसका इन्वायरमेंट का अध्ययन जो है तो क्या कहलाएगा? स्वपारिस्थितिकी। और ये समुदाय पारिस्थितिकी, तो समुदाय में तो बहुत सारा प्रजाति के लोग, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली जीव रहते हैं। तो उस समुदाय में जितने भी जाति के जीव हैं उसका अध्ययन वातावरण के साथ करते हैं, तो वो कहलाता है समुदाय पारिस्थितिकी। आई बात समझ में? चलिए इसकी परिभाषा लिखिए। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि ये समुदाय पारिस्थितिकी, तो पहले जानेंगे कि समुदाय क्या होता है। समुदाय को अंग्रेजी में कहते हैं कम्युनिटी। विभिन्न प्रकार के प्रजाति जो है सो मिल करके समुदाय का निर्माण करते हैं। और ये जो है समुदाय पारिस्थितिकी एक बड़ा क्षेत्र है। स्वपारिस्थितिकी कोई एक जाति के ना, कोई एक जाति का अध्ययन करना है वातावरण के, इसमें सब के गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली जितने भी है, पेड़ पौधा, सब का सब प्रजाति हुआ ना, समुदाय का निर्माण किया ना। सब का संबंध का वातावरण के साथ कैसा है, समझे? तो इसको फिर कई भाग में बांटा गया है, जैसे कि स्थलीय पारिस्थितिकी, अलवण जलीय पारिस्थितिकी, समुद्री पारिस्थितिकी, कई प्रकार के इसको हम जो है विभाजित करते हैं। हम ये उसके बाद अगला चैप्टर में पढ़ेंगे पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम। नेक्स्ट अगला चैप्टर है और वह एक बड़ा चीज है, वह भी पढ़ना है। तो अभी ये जानना है कि पारिस्थितिकी इकोलॉजिकल फैक्टर क्या क्या, यानी हम तो अभी पढ़ लिए कि सजीव और निर्जीव यानी वातावरण के संबंध को क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं, यही ना। तो वातावरण में कौन कौन चीज है जो सजीवों को प्रभावित करेगा, बताइए? ताप है ना, दाब है, इसको कहा जाता है
क्लाइमेट फैक्टर, जलवायु कारक, समझे। जलवायु कारक भी जो है जिसमें ताप दाब ये सब जो है जलवायु कारक के अंतर्गत आता है। उसके बाद मृदीय कारक, मृदा भूमि, मृदा अगर अच्छा हो तब ना फसल अच्छा होगा, तो वह भी प्रभावित करता है। उसके बाद है भू आकीर्तिक कारक, भू आकीर्तिक यानी भू माने पृथ्वी, पृथ्वी की आकीर्ति कैसी है, ये ढलान पर जो है पौधे पाए जाते हैं, समतल जगह में पाए जाते हैं पौधे, वह ढलान पर पाए जाने वाले पौधे से बिल्कुल भिन्न होते हैं, समझे। उसको भू आकीर्तिक कारक। सब तरह के मिट्टी के संरचना अलग अलग है ना जी, एक के जैसन है, तो सब तरह के मिट्टी के संरचना अलग अलग है, तो सब तरह एक के जैसा पौधा उगता है कि नहीं, नहीं ना। सब पौधा के उगने के लिए सब मिट्टी के संरचना अलग अलग है। काली मिट्टी महाराष्ट्र में होता है ना, तो काली मिट्टी में जो है तो कपास सबसे अधिक मात्रा में उगता है। हम लोग के इधर जो है सो जलोढ़ मिट्टी है, नहीं तो यहाँ के पौधा वहाँ के पौधा अलग अलग होते हैं। पहाड़ का ढलान अलग होता है, वहाँ की मिट्टी पथरीला होता है ना, कंकर पत्थर होता है, तो वहाँ पौधा अलग होता है। तो ये भू आकीर्तिक कारक भी जो है वह जो है तो सजीवों को क्या करता है, प्रभावित करता है। उसके बाद है जैविक कारक, समझे। जैविक कारक है, जैविक माने जीव, प्रत्येक जीव भी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जीवाणु, विषाणु, कवक, बैक्टीरिया, ये सब जो सजीवों को प्रभावित करता है कि नहीं करता है। तो ये जो है 4 कारक है जिसको कहते हैं इकोलॉजिकल फैक्टर। चलिए लिखिए, क्या है इकोलॉजिकल फैक्टर, क्या है पहले समझ लीजिए। तो जीव जो होते हैं, जीव के चारों ओर विभिन्न प्रकार के कारक जो है तो मिलकर जो है वातावरण का निर्माण करता है। अरे वातावरण में सब प्रकार के कारक है ना, तो ये सब जैसे सजीव है भी है, निर्जीव भी है, पानी है, गंदा पानी है, साफ पानी है, साफ हवा है, गंदा हवा है, सब जो है तो क्या है हमारे पर्यावरण के घटक है। पर्यावरण भी एक चैप्टर है, आप लोगों को पढ़ना है, उसमें पढ़ना है पर्यावरण के कौन कौन घटक है, वो भी बताएंगे। तो अभी जो है तो ये जीव के चारों ओर जो घटक है वह जो है तो क्या है, पारिस्थितिकी कारक है। ये 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है क्लाइमेट फैक्टर्स, क्लाइमेट फैक्टर, इसको कहते हैं जलवायु संबंधी कारक। क्या कहते हैं, जलवायु संबंधी कारक, समझे। और नंबर 2 है इडेपिक फैक्टर, इडेपिक फैक्टर, इसको कहा जाता है मृदीय कारक, मृदीय कारक। और नंबर 3 है फिजियोलॉजिकल फैक्टर, फिजियोलॉजिकल फैक्टर, इसको कहते हैं भू आकीर्तिक कारक, भू आकीर्तिक कारक। और अगला है बायोलॉजिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर, इसको कहा, हाँ सॉरी चौथा है बायोलॉजिकल फैक्टर, इसको कहा जाता है जैविक कारक। ये 4 उतारिए। देखिए सबसे पहला क्या है, क्लाइमेट फैक्टर, जलवायु संबंधी कारक ना। तो जलवायु प्रकृति की देन है ना, जलवायु जो है वह प्रकृति की देन है, और जलवायु यह निर्धारित करती है पेड़ पौधे जीव जंतु, वह कैसे उस पर प्रभावित उसको करना। जलवायु परिवर्तनशील है ना, कहीं का जलवायु गर्म है तो कहीं का ठंडा है, नहीं। तो जलवायु के परिवर्तन से पेड़ पौधे जीव के वृद्धि पर, प्रजनन पर, पौधों में उत्पादन क्षमता पर काफी प्रभाव पड़ता है। जलवायु संबंधी कारक के अंतर्गत जो है आते हैं लाइट, एक में लाइट प्रकाश जिसको कहते हैं प्रकाश, नंबर 2 में टेम्परेचर, टेम्परेचर इस जिसको कहते हैं
ताप, नंबर तीसरा होता है वर्षा, रेन, वर्षा, समझे। ये जो है उसके बाद वायुमंडल के गैस, गैस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब जो है, ये जो है ये चार फैक्टर जो है, लाइट, टेम्परेचर, वर्षा, गैस, या जो है सो क्लाइमेट फैक्टर है, जलवायु संबंधी कारक है, जलवायु को डिपेंड करता। प्रकाश अधिक या कम होगा तो पौधे जंतु प्रभावित होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। प्रकाश नहीं होगा तो पौधे जो है वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाएंगे, भोजन ही नहीं बन पाएगा, नहीं बना। तो क्या बता रहे थे हम कि लाइट प्रभावित जिस प्रकार करेगा उसी प्रकार टेम्परेचर भी प्रभावित करेगा। टेम्परेचर कम जाएगा या बढ़ जाएगा तो पौधे जंतु प्रभावित होंगे कि नहीं होंगे? ठंडा, जब टेम्परेचर कम जाता है तो ठंडी आ जाती है, प्रभावित होते हैं हम लोग। टेम्परेचर बढ़ जाता है तो बहुत गर्मी आ जाती है, तो हम लोग प्रभावित होते हैं ना। उसी प्रकार वर्षा, अभी हम लोग वर्षे से बहुत परेशान है ना। तो वर्षा भी प्रभावित कर रहा है सजीवों को। उसके बाद गैस, वायुमंडल की गैस, वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत तरह की गैसें हैं। उस गैस की मात्रा यदि बढ़ जाएगा चाहे घट जाएगा तो हम लोग प्रभावित होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। तो ये सब जो है सो ये जलवायु संबंधी कारक है जो सजीवों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। चलिए ये उतारिए। अब जो है वह दूसरा कारक क्या है? इडैपिक फैक्टर। क्या है? इडैपिक फैक्टर। इसको क्या कहते हैं? मृदीय कारक। नहीं, अब देखिए मृदीय कारक क्या है कि मृदा की संरचना, मृदा में जल, मृदा का ताप, मृदा में पाए जाने वाले जीव जंतु, ये सब मृदीय कारक है, ठीक ना। मृदा में पानी की मात्रा रहेगा तब ना पेड़ पौधे जो है सो उसमें घुलित खनिज लवण को अवशोषित करेगा। अब मृदा में पानी नहीं रहेगा तब पौधा सूख जाएगा, नहीं। तो ये जो है एडेपिक फैक्टर भी जो है वह कई प्रकार के होते हैं। पहला है मैच्योर इन द सॉइल, मैच्योर इन द सॉइल, इसको कहा जाता है मृदा की आर्द्रता, मृदा की आर्द्रता। आर्द्रता समझते हैं ना कि मृदा में नमी होगा, नमी तब ना जो है से पौधे विकास करेगा। नमी नहीं रहेगी तो पौधे का विकास नहीं हो पाएगा। नंबर दूसरा है केमिकल नेचर ऑफ सॉइल, केमिकल नेचर ऑफ सॉइल, मृदा के रासायनिक प्रकृति, क्योंकि मृदा में जो है कौन कौन से केमिकल है, कौन कौन से रासायनिक पदार्थ है उपस्थित। यदि अधिक क्षारीय है या अधिक लवणीय है या अधिक अम्लीय है तो पौधे का विकास नहीं हो पाएगा। तो यह भी जो है सो मृदा का एक कारक है ये। और तीसरा है टेम्परेचर ऑफ द सॉइल, टेम्परेचर ऑफ द सॉइल, मृदा के ताप। मृदा अधिक ताप है तो उसमें पौधे जो है सो क्या होगा? नहीं उग पाएगा, नहीं। और पांचवा है ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल, चौथा ना, चार ही है। ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल, ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल, इसको क्या कहते हैं? मृदा में के जीव जंतु ना, मृदा के जीव जंतु। मृदा में जो है एक और है पांचवा एयर इन सॉइल, एयर इन द सॉइल, मृदा में हवा, मृदा में हवा।
ये 5 फैक्टर है जो इडैपिक फैक्टर मृदीय कारक को निर्धारित करता है। मृदा में हवा अगर रहेगी तब पौधे की जड़ें जो है सो दूर दूर तक फैलेगा, ठीक है ना। मृदा के जीव जंतु रहते हैं जो मरने के बाद ह्यूमस का निर्माण करते हैं, जिससे पौधे उसे अवशोषित करती है और उसका उपज अधिक होता है। मृदा का टेम्परेचर एक निश्चित सीमा तक होनी चाहिए, ठीक है ना। एक पौधे जो है 15 से 40 डिग्री तक ही जीवित रह पाता है। 40 से अधिक होगा पौधा सूखने लगेगा, 40 से कम होगा, 15 से कम होगा पौधा पीला होने लगेगा, ठीक है ना। और मृदा के रासायनिक प्रकृति यानी मृदा में जो है कौन कौन से रासायनिक पदार्थ है, पोटेशियम है, सोडियम है, जिंक है, कौन चीज की कमी है देखना है, ठीक है ना। और उसका मृदा की आर्द्रता यानी नमी, ये 5 फैक्टर मिलकर जो है इडैपिक फैक्टर का निर्माण करता है। चलिए इसको लिखिए। चलिए तीसरा क्या, फिजियोलॉजिकल फैक्टर ना, फिजियोलॉजिकल फैक्टर नहीं तो फिजियोलॉजिकल फैक्टर इसको कहते हैं भू आकीर्तिक कारक। तो भूमि जो है सब तरह एक जैसे तो नहीं है, नहीं ना। तो कहीं उभार है, कहीं पहाड़ है, कभी नदी है, कभी झरना है, अलग अलग है। तो यह जो है भू आकीर्तिक कारक का निर्माण करता है। तो भू आकीर्तिक कारक जो है वह भूमि के संरचना का निर्धारण करता है। यह जो है तो कहीं अलग अलग, ये कई प्रकार के होते हैं। पहला है ऊंचाई, अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड इसको क्या कहते हैं, ऊंचाई नहीं। और नंबर दूसरा है डायरेक्शन ऑफ स्लोप, डायरेक्शन ऑफ स्लोप, ढलान, ढलान, ठीक ना। उसके बाद तीसरा है आपको ढलान की तीव्रता, इसको कहा जाता है स्टीपनेस ऑफ स्लोप, स्टीपनेस ऑफ स्लोप्स, ढलान की तीव्रता। यानी देखिए ये सब जो है सो भू आकीर्तिक कारक का निर्माण करता है। कहीं कहीं ऊंचा है तो कहीं नीच है, नहीं तो ऊंच पर कहीं अधिक पौधा होगा, जो पौधा होगा वो नीच पे नहीं होगा। इसका टेम्परेचर में अंतर होगा, होगा कि नहीं होगा। उसका ढलान कहीं अधिक पौधा, मिट्टी ढलान है, कहीं सीधा ढलान है। आप कभी कभी राजगीर गए हैं, राजगीर नहीं गए हैं तो राजगीर गए हैं तो वहां पर देखे होंगे कि आप एक ढलान है, ढलान है ना जी। वहां पर जो वृक्ष पाए जाते हैं वो समतल में नहीं पाए जाते हैं। चाहे हमारे यहाँ पर जो है तराई क्षेत्र है यहाँ पर नहीं, तो यहाँ पर जो पाए जाते हैं वो ढलान पर नहीं पाए जाएंगे। ये जो है मिट्टी की संरचना, भूमि की संरचना, ये 3 कारक डिपेंड करता, निर्धारित करता है कि ऊंचाई, कहीं ऊंचा है तो कहीं नीचा है। ढलान, ढलान किस प्रकार का है, ये भी एक ढलान ही है, और एक ये सीधा ढलान है। तो ये कम ढलान है, यहाँ पर पानी इसके तुलना में ऐसे पानी तो यहाँ भी नहीं रुकेगा, पानी यहाँ भी नहीं रुकेगा, लेकिन इसके तुलना में थोड़ा रुक सकता है ना, लेकिन इसमें नहीं रुके। तो यहाँ पर जो पौधे पाए जाएंगे वहां पर ये नहीं पाया जाएगा। हाँ छोटा छोटा पौधा होता ही है, घास फूस वाली पौधा जो है तो अधिक ढलान वाली जगहों पर पाया जाता है, समझे। तो ये जो है तो क्या होता है कि फिजियोलॉजिकल फैक्टर है। और अंतिम है आपका कौन सा है जी, बायोलॉजिकल फैक्टर ना, बायोलॉजिकल फैक्टर, इसको क्या कहा जाता है, जैविक कारक। तो जीव, सजीव जो होते हैं वह भी अन्य दूसरे सजीव को प्रभावित करते हैं। इसके अंतर्गत जो है सूक्ष्म जीव आएंगे, बैक्टीरिया आएंगे, कवक आएंगे, मतलब कि परजीवी पौधा आते हैं, परजीवी जंतु आते हैं, परभक्षी जंतु आते हैं। तो वो जो है सब क्या करता है, सजीवों को प्रभावित करता है। बैक्टीरिया, कवक हम लोग को प्रभावित करता है कि नहीं करता है, पेड़ पौधों को भी प्रभावित करता है। कुछ पौधे भी परजीवी होते हैं जो दूसरे जीव को ही खा जाता है। आप घटपर्णी का पौधा सुने हैं, घटपर्णी का पौधा दूसरे जीव को पकड़ के खा जाता है, समझे। कलश पौधा उसको कहा जाता है, समझे। घटपर्णी का पौधा दूसरे जीव को खा जाता है। अमर बेल, अमरलत्ती दूसरे पौधा पर उगता है, दूसरे पौधा का रस चूस लेता है,
और उसको मार देता, उसको सुखा डालता। तो वो सब परजीवी है, सजीव है ना, सजीव होगा सजीवे को प्रभावित करता, ठीक है ना। ड्रोसेरा नामक एक पौधा है, कंटीला पौधा होता है, उसका मुंह ऐसा होता है, उसमें कोई जीव जाता है तो बस कीड़ा जाता है तो अति हो जाता है, मर जाता है, उसको खा जाता है। तो ये सजीव होकर के क्या कर रहा है, सजीव को प्रभावित कर रहा है। तो ये सभी जो है वह पारिस्थितिकी कारक है। चलिए आज का इतना ही टॉपिक है, अब ये टॉपिक खत्म कीजिए।